हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आई हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRM भी कहते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत दिन से इंतजार था इस लेक्चर का, तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि आप लोगों को इतना सारा वेट करना पड़ा, लेकिन ये गारंटी देती हूँ कि बेहतरीन सेशन होगा। पूरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में डिस्कस करूंगी, डील करूंगी और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD, जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD एंड जूनियर मैनेजर OPBD, आप लोगों के लिए खास ये लेक्चर बनाया गया है। तो पूरा अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इतना आप लोगों के इतने प्यार और इतने सपोर्ट की वजह से आज इतने सारे फैमिली हो गई है हमारे यूट्यूब में, सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और अब हमारा अगला टारगेट है 10 के सब्सक्राइबर पूरा करना। तो मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से टारगेट अचीव हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं छोटा सा चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, हमारा जो पूरा सेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को मैं लेते हुए आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी और पूरी चीज़ें अच्छे से बताऊँगी। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें कवर की जाएंगी, जैसे कि करंट में क्या चीज़ चल रहा है या फिर कोई कंपनी है, उनके CEO कौन है, तो सब पे हम ये सब बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर में आप लोगों के कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर 12 क्वेश्चन CRM से आया हुआ है तो आप लोगों से मैक्सिमम टॉपिक से आप क्वेश्चन बना सके और मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट और आप अच्छे से तैयारी करिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे चैनल से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे और फाइनल में अपना नाम लेकर के आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो खुशी बांटिए, चलिए खुश रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुश रहना, खुशी आप अपनी पूरी जर्नी एंजॉय करिए DFCCIL की। और अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत सारी रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं DFCCIL के लिए, तो सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप लोगों का टॉपिक या सिलेबस कवर हो जाए तो आप टेस्ट सीरीज जरूर अटैम्प्ट करिए। देखिए, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बोला जा रहा है, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रियली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप जितना भी पढ़ाई कर लिए हैं लेकिन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितना आपका रैंक आ रहा है, कितने पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करिए। जब मैं एज अ स्टूडेंट तैयारी करती थी तो मैं भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट क्या करती थी कि टाइम टू टाइम चेक करने के लिए मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है और आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन होता है और इन्हें ये बहुत सारे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं और इनका मंथली पास, ईयरली पास और लाइफ टाइम पास भी होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं इन्हें। उसके बाद अगर आप DFCCIL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव OPBD, जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD एंड जूनियर मैनेजर सभी के लिए टेस्ट बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। सॉल्यूशन में ये प्रोवाइड किया जाता है और जैसे जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे वैसे वैसे अनलॉक होते जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितना आपका रैंक आ रहा है। तो उसके अनुभव से आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों को और कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं CRM। तो आई होप ये पूरा सेशन आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CRM। तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन ऑफ इट टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं आप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये 1990s से चला आ रहा है ये कंसेप्ट और इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी आता है।
तो बहुत सारे लोग ने डिफाइन करने की कोशिश किया CRM को। तो इसका जो ये 3 लेटर वर्ड है, देखिए यहाँ पर जो 3 लेटर वर्ड है CRM, तो इसका बहुत सारे डेफिनेशन लोगों ने देने की कोशिश करी और इसका फुल फॉर्म भी लोगों ने देने की कोशिश करी। तो यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फिर बहुत सारे लोग इसे कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग भी कहते हैं। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे मार्केटिंग या मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। और एक तरीके का अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो देखिए, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए सेल और सर्विस प्रोवाइड करना, इसी चीज को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, डे टू डे लाइफ में आप लोग तो कोई भी सामान मंगाते रहते होंगे, और स्पेशली अभी इस टाइम में लॉकडाउन सिचुएशन लगी हुई है, लॉकडाउन है, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ग्रॉसरी आइटम भी मंगाते हैं। तो जैसे कि अमेजन एक कंपनी है, तो वो अपने कस्टमर को पूरा मेंटेन करके रिलेशन रखा हुआ है कस्टमर से। उसे अगर कोई भी कस्टमर को असुविधा महसूस होती है तो तुरंत उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कस्टमर केयर नंबर होते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप। तो एक तरीके का ये रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर आप उनके कस्टमर हैं और वो सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी और कंपनी की तरफ मूव करेंगे। अगर अमेजन अच्छा नहीं दे रहा है तो आप फ्लिपकार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं और बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं फीडबैक लिया जाता है, रेटिंग दिया जाता है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप मेंटेन करने को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन हम डेफिनेशन भी और देखेंगे कि और डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि बहुत सारे ITs कंपनी होते हैं, उन्होंने भी डिफाइन करने की कोशिश की CRM को थ्रू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, क्योंकि वो देखिए ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ही काम करते हैं ITs कंपनी। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है बहुत सारे CRM के। तो इसमें ये सपोर्ट मतलब देखते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं, उसके बाद सेलिंग कैसे की जा सकती है, सर्विस कैसे की जा सकती है। तो यही सब मेन 3 चीज़ होते हैं, मार्केटिंग, सेल एंड सर्विस। ये 3 चीज़ें अच्छे करना होता है और कस्टमर के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करके अपना मार्केट और पूरी अपनी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ाना होता है कंपनी को, ठीक है। तो अगर मैं IT कंपनी के बारे में बात करूं तो देखिए ये मेनली डील करते हैं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि IT नाम से ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दे डील्स विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द मार्केटिंग, सेलिंग एंड द सर्विस, ठीक है। ये 3 चीज़ समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए कुछ इसका हिस्ट्री है कि 90s से चला आ रहा है, और जो CRM सॉफ्टवेयर है पहली बार का 1993 में ये बूस्टअप हुआ था। CRM सॉफ्टवेयर के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए जो CRM सॉफ्टवेयर का कमर्शियलाइजेशन हुआ था वो पहली बार 1993 में हुआ था, और किन्होंने किया था, टॉम सिबेल नाम के व्यक्ति ने किया था, और इन्होंने ये सिस्टम फाइंड किया था, सिबेल सिस्टम इंक, नाउ अ पार्ट ऑफ ओरेकल। तो आप लोगों से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो फर्स्ट CRM सॉफ्टवेयर है वो किनके द्वारा डेवलप किया गया और कौन सा सिस्टम था। तो टॉम सिबेल नामक व्यक्ति ने इसे डेवलप किया था और इन्होंने ये सिस्टम को डिस्कवर किया था, सिबेल सिस्टम। और ये क्या है, इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ ओरेकल। ओरेकल आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की। तो ओरेकल का ये अब पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे ओरेकल हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को डेटा पूछता है। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे वहाँ एप्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एप्पल का टैग लाइन क्या है, तो ये है थिंक डिफरेंट। वैसे ही आप लोगों को कोई CEO पूछ लेगा, जैसे salesforce.com के CEO कौन है, तो वो सब पूछ लेगा।
तो हम ऐसे स्टडी करेंगे कि आप लोगों का जो मेन कंपनियां हैं वो भी डिस्कस हो सके। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओरेकल कैसी कंपनी है और इनके सीईओ कौन है और फाउंडर कौन है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं और अभी आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर का इमेज लिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CRM। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हम लोगों के कस्टमर है और बहुत सारे माध्यम के थ्रू, बहुत सारे चैनल के थ्रू कस्टमर से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि जीमेल हो गया, जैसे कि टेलीफोनिक हो गया, मैसेजेस हो गए। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को डेटा लेते रहते हैं मेल के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू, टेलीफोनिक के थ्रू। तो इस तरीके से डेटा आप लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और फिर पोटेंशियल कस्टमर क्रिएट की जाती है। और आप सोचेंगे कि पोटेंशियल कस्टमर क्या चीज़ है, तो देखिए आने वाले समय में जो आपके अच्छे कस्टमर बनने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छे आप लोगों के पोटेंशियली बेनिफिट देने वाले हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, डिजिटली कनेक्टेड है। उसके बाद ये देखिए, ये बताता है कुछ आप लोगों की शॉपिंग जो आप करते हैं शॉपिंग मॉल्स में, वो सब कंपनियाँ के भी होती हैं। तो यही सब चीज़ के बारे में, ये पूरे को इंटरकनेक्ट करते हुए हम बोलते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, देखिए अबाउट ओरेकल। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया ओरेकल के बारे में, तो यहाँ मैंने सोचा कि ओरेकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसी कंपनी है, कौन इसका फाउंडर है, CEO कौन है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि ओरेकल की कंपनी के बारे में। तो ये हो गया आप लोगों का ओरेकल आप लोगों की सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि अगर रिवेन्यू के टर्म में देखें या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में देखें, तो ये एक सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। और ये कब फाउंड की गई थी, ये 16 जून 1977 में ये फाउंड किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे, तो ये बहुत ही फेमस नाम आप सुने होंगे, लैरी एलिसन। तो इन्होंने फाउंड किया था इनके साथ मिल करके, बॉब माइनर के साथ एंड इड ओएट्स, थोड़ा अजीब नाम है। ठीक है, स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये 3 फाउंडर थे जिन्होंने ये ओरेकल कंपनी, जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और जिसका हेडक्वार्टर है, देख लीजिए ऑस्टिन टेक्सास में ये न्यू हेडक्वार्टर है। और ओल्ड हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कैलिफोर्निया में था। ठीक है, तो US की कंपनी है ओरेकल। और इतना सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड CTO है इस कंपनी के, वो हैं लैरी एलिसन एंड CEO है सेफ्रा कैट्स। तो ये 2 व्यक्ति हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है ओरेकल के बारे में। तो लैरी एलिसन का नाम याद रखना है और सेकंड CEO कौन है, सेफ्रा कैट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि CTO क्या है, ये होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो ये आप लोगों का पूरा ये शो करता है कि ओरेकल कंपनी के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप अपने ओन वर्ड्स में पूरा लिखते हुए चलिए, क्योंकि देखिए बहुत सर्च करके बनाया गया है ये सब चीज़ें। तो आप लोगों को सर्च करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ इतने सारे इन्फॉर्मेशन। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और भी बहुत अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरे लास्ट तक। देखिए आप लोगों के दिमाग में अब ये चीज़ आना चाहिए कि अगर ये ओरेकल सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर, सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है वर्ल्ड में, तो पहली कौन है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है और उसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पर मैंने देखा माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और आप लोग सब जानते होंगे इनका फाउंडर कौन है, और अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। तो ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है।
ठीक है। ये सब डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, CRM, क्लाउड कंप्यूटिंग। और आप लोगों को पता ही है कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगों का आता है, पूरे ऑफिस में आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के देख लीजिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट उनके फाउंडर कौन है, देख लीजिए। बिल गेट्स का नाम आप सभी जानते होंगे, सबको इनका नाम जाता है। तो ये फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। और लेकिन किसके साथ इन्होंने मिलकर के फाउंड किया, तो ये हैं पॉल एलन के साथ मिल करके इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खोजा। और देखिए, हमेशा हम लोग एक व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, जैसे कि बिल गेट्स सब कोई जानता है, और साथ ही साथ इन सेकंड पर्सन का भी नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का पूछ सकता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। लिख लीजिए कहीं पर भी, जहाँ भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो सत्या नडेला इनके CEO हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद आइए देख लेते हैं चेयरपर्सन कौन है। चेयरमैन है जॉन W. थॉमसन। तो ये व्यक्ति इनके चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट के। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ। और टेक्निकल एडवाइजर है बिल गेट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे इतना सारा नाम याद रखे। तो देखिए, सत्या नडेला आई थिंक सब लोगों को पता होगा कि इसके CEO हैं। आप लोगों को ये दो नाम याद रखना है। चेयरमैन पूछ सकता है जॉन W. थॉमसन, प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, और टेक्निकल एडवाइजर आप लोगों को पता है कि बिल गेट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए टैग लाइन। तो टैग लाइन जितनी भी कंपनियां हैं, वो बहुत सारे कंपनियों का टैग लाइन आप लोगों को पूछा जाता है। मेन कंपनियां हैं वही याद रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो टैग लाइन है वो चेंज हो चुका है। पहले जो ओल्ड वन था वो देख लीजिए क्या था, योर पोटेंशियल आवर पैशन। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो करके इन्होंने रिप्लेस कर दिया और ये हो गया बी व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, तो देखिए दो कंपनी के बारे में हम जान गए, ऑरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट। आगे और भी हम कंपनीज देखेंगे और उसके साथ साथ हम CRM डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए खाली थ्योरी में आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए ये कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अगर आप लोगों को और अच्छे से जानना है तो एक लास्ट में मैं एक लिस्ट बना करके दे दूंगी, कंपनी, CEO एंड फाउंडर। ठीक है, तो ये हो गया देखिए डेफिनेशन ऑफ CRM। अब देख लीजिए कि जैसा कि मैं बुक देख रही थी कि किस टाइप का CRM हम पढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पे मुझको बहुत सारे डेफिनेशन देखने को मिले। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, फिर हम टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स कैसा है और क्वेश्चन कैसे आए हैं। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, देखिए CRM का अगर मैं पहला डेफिनेशन देखूं तो क्या है ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन अ कंपनी हैज इट कस्टमर्स, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विस। जैसा कि मैंने बताया, एक अमेजन का मैंने एग्जांपल दिया, तो अपने कस्टमर के साथ एक इंटरेक्शन करना है और उसके साथ मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी है, बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप कोई कॉल सेंटर में, आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो वो अगर आप लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है और बोल रहा है किसी और डिपार्टमेंट को कॉल फॉरवर्ड कर रहा है, फिर किसी और डिपार्टमेंट को कॉल फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसे करते करते आप लोगों को बार बार इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हाँ मेरा नाम ये है, मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है और मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और आप लोग डिससेटिस्फाई फील करेंगे कि अच्छी नहीं है कंपनी, अब से मैं इससे सामान या जो भी प्रोडक्ट है वो नहीं मंगाऊंगा या नहीं मंगाऊंगी, इस टाइप की फीलिंग आती है कस्टमर को। तो ये कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई कंपनी है
तो उससे पूरा देखना पड़ता है कि कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे फीडबैक लेकर के उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। या फिर आप लोगों कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसमें आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट और साइन इन करना पड़ता है। तो सपोज आप पासवर्ड भूल गए हैं तो वो अच्छी तरीके से रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप कंपनी में फ़ोन कर रहे हैं और वहाँ से आप प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो अगर वो कंपनी आप लोगों को अच्छे से सब कुछ डिस्कस करके सोल्यूशन क्रिएट कर देती है तो आप लोग को अच्छा लगेगा। अदरवाइज आप एक डिससेटिस्फैक्शन फील करेंगे कि फिर आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, CRM हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंपनी और कस्टमर रिलेशनशिप बाय कंबाइनिंग ऑल व्यूज ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे अमेजन का कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या फ्लिपकार्ट का कोई भी परचेज करते हैं चीज़ें, चाहे स्नैपडील हो गया या मिंत्रा हो गया, तो वहाँ पर नीचे में जब आप लोगों को रेटिंग में ऑप्शन देखते हैं तो बहुत सारे लोग अपना अपना सजेशन या फिर अपना अपना फीडबैक देते रहते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन होते रहता है कस्टमर से। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। CRM इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एक्वायरिंग, रिटेनिंग कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को रिटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार परचेज किया और दूसरी बार भगा दिए उसको, या फिर कहीं वो और दूसरी प्लेटफॉर्म में मूव करते गया, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। एक कंपनी है, सिमिलरली दूसरी कंपनी भी आ जाएगी और वो देखती रहेगी कि उस कंपनी में क्या दिक्कत है, वो उस चीज़ को ढूंढ करके फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके कस्टमर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और सब यही कंपनी, यही चीज़ सब कंपनियां करती हैं। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, या फिर किसी भी तरीके से, चाहे आप पैसे कम करके कर सकते हैं या कोई डिस्काउंट कूपन लगा सकते हैं। ये बहुत सारी मार्केट स्ट्रेटेजी होती है और ये एक पार्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ठीक है, by enabling organization to manage and coordinate customer interaction through multiple channels and department। बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स के थ्रू वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। जैसे कि मैंने बताया था SMS के थ्रू आप लोगों को आता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन लेते हैं और इंफॉर्मेशन देते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रिलायंस ट्रेंड है, कपड़े की दुकान है बड़ा, तो जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो जैसे ही ओपन होता है इनका सारी शॉप्स या फिर जहाँ जहाँ पर भी इनका स्टोर्स है, तो तुरंत कस्टमर को मैसेज करते हैं कि ओपन हो गया है, आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, सब कुछ ध्यान रखा जाता है अपने कस्टमर के लिए, एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, उसके बाद आता है CRM। तो CRM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एवरी कस्टमर इंटरेक्शन एंड ड्राइव सुपीरियर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस आप लोग किसी भी कंपनी या फिर किसी भी, अगर मैं इन जनरल बात करूं, अपनी अगर परफॉर्मेंस हमको चेक करनी है टाइम टू टाइम, तो फीडबैक लेना होता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई बुक पब्लिश करता है ऑथर, तो फीडबैक का ऑप्शन होता है लास्ट के पन्नों में कई बार कि आप फीडबैक दीजिए कि आपको बुक कैसा लगा। या फिर जैसे कि मान लीजिए मैं भी लेक्चर लेती हूँ तो मैं आप लोगों से फीडबैक मांगती हूँ कि आप बताइए आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक है और इम्प्रूव करेंगे, और अच्छा नहीं लगा या फिर कोई कमी लगी तो फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे और आपके बीच में एक इंटरेक्शन बना रहे। अगर मान लीजिए आप कमेंट करते रहते और मैं रिप्लाई दूंगी नहीं, मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं दूंगी, कोई इंटरेक्शन नहीं करूंगी, तो ये क्या एक हेल्दी रिलेशनशिप है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप लोगों को 2 वे कन्वर्सेशन या फिर 2 वे रिलेशनशिप रखना है तो आप लोग को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो कंपनी भी यही करती है, अपने जितने भी कस्टमर हैं उनका डेटा इकट्ठा करती है और उनसे एक हेल्दी रिलेशनशिप रखने की कोशिश करती है। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए सेकेंड, CRM इज एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज यूज्ड टू प्लान, शेड्यूल, कंट्रोल द प्री सेल एंड पोस्ट सेल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्री सेल और पोस्ट सेल क्यों बोला गया यहाँ पर?
प्री सेल के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट की जाती है और उसके बाद बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट कूपन दिए जाते हैं। तो और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि आप आजकल डिजिटल असिस्टेंट का ज़माना आ गया है। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अमेज़न में सर्च करते हैं, वो आपके फेसबुक में दिखाना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। या फिर अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लग गई, मान लीजिए आपने शूज़ देखा, तो उस वैरायटी का बहुत सारी शूज़ आप लोगों के फेसबुक अकाउंट में दिखेगा, या फिर जहाँ भी आप खोल रहे हैं उसमें आ जाता है। इसे हम बोलते हैं डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरी प्री सेल होता है। प्री सेल बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए की जाती है। लेकिन मान लीजिए आपने परचेज कर लिया उस आइटम, उस चीज़ को, या फिर सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी पोस्ट सेल, सामान खरीदने के बाद आप अगर डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, तो कभी भी आप उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये पोस्ट सेल एक्टिविटी भी देखते हैं, ठीक है। और CRM डील्स विद द कस्टमर एंड कनेक्ट्स वाया कॉल सेंटर, सेल्स फोर्स, मार्केटिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड फील्ड सर्विस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनका प्राइमरी गोल क्या है, देखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी गोल क्या होता है? द प्राइमरी गोल ऑफ CRM इज टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू अ प्रॉपर और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन देखा जाता है, कस्टमर का इंटरेक्शन देखा जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। जाहिर सी बात, अगर कोई कंपनी ओपन कर रहा है तो उनका मेन टारगेट है कि कितना उनका ग्रोथ रेट है, कितना उनका मार्केट शेयर और कितना उनका प्रॉफिटेबिलिटी है। ये हर एक कंपनी में वैलिड है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो। 3-4 चीज़ें जो है वो मेन हर एक कंपनी को देखी जाती है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखा जाता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं। आने वाले 15 सालों में या आने वाले 20 सालों में क्या हो सकता है, सब कुछ मार्केट के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है चीज़ें, ठीक है। और CRM एम्स टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस में होता था, कई बार टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, या फिर कोचिंग सेंटर में जब आप जाते हैं तो कोई नया फैकल्टी आता है पढ़ाने के लिए, तो जब वो 1 या 2 क्लास ले लेते हैं, उसके बाद एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है स्टूडेंट से। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइम पे आए कि नहीं, तो टिक कर दिए, या फिर आप नंबर दे दिए 10 में से 6 या 5, ठीक है। तो टाइम के लिए मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं टाइम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, तो नंबर दे दिए। उसके बाद आता है कि स्पीक कैसा बोलते हैं, वो चीज़, कैसा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, वो चीज़। उसके बाद उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो सब चीज़ें एक हम स्टैंडर्ड बना देते हैं। और कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर कौन था, क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो, तो वो रेटिंग देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है या प्रोफेसर है उनकी रेटिंग की जाती है और उनका फिर सिलेक्शन किया जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। हम भी क्या करते हैं, कोई भी कंपनी है उसका सबसे पहले रेटिंग देखेंगे, 5 स्टार में से कितने रेटिंग मिले हैं, 3 रेटिंग मिले हैं, 2 रेटिंग, 1 रेटिंग तो पहले ही हटा देते हैं, 2 रेटिंग में भी हटा देते हैं, 3 रेटिंग है तो थोड़ा बहुत ठीक है, 3.5 है तब भी ठीक है, 4 के ऊपर गया यानी कि अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, खरीदने लायक है। तो इसी तरीके से फीडबैक हम देते रहते हैं और कंपनी हमसे फीडबैक लेती रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है, देख लीजिए, CRM इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। CRM is a business strategy that maximizes profitability, revenue, customer satisfaction by organizing around customer segment, fostering behavior that is satisfy customer and implementing customer centric process। वही सब चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। जो कस्टमर को ज़रूरी है वही चीज़ें मार्केट में लेकर के आइए। जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ का डिमांड नहीं है, उस चीज़ का सप्लाई करके आप क्या करेंगे। वो चीज़ें चाहे कितनी भी अच्छी हो या फिर कितनी भी सस्ती हो, मान लीजिए, अगर कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो चीज़ आपका क्यों बाई करेगा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को मार्केट एनालिसिस से पता चलता है। मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है कि सप्लाई और डिमांड क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है, देख लीजिए, ये डायग्राम है। उसके बाद देखिए, ये एक डायग्राम है, जैसे कि CRM बीच में लिखा हुआ है यहाँ पर,
और आने वाले समय में आप लोग को पता चलेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन कॉल एसएमएस के थ्रू। तो ये वही सब चीज़ें लिखा हुआ है कि सीआरएम में हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके उनका इन्फॉर्मेशन और उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि हमारे कस्टमर हैं किस टाइप के, उनका डिमांड किस टाइप का है, किस टाइप का वो सामान परचेज करते हैं, एक छोटे कस्टमर है या एक बड़े कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, सब चीज़ को देख करके इंटीग्रेट किया जाता है। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लीड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि और किस तरीके से डिस्कस की जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा आप लोगों के लिए सुंदर सा डायग्राम है, इमेज है, उसे देखिए। और देखिए अगर आप लोगों को डिले हुआ है एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आते रहता है डिले हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आएगा, कब रिजल्ट आएगा, फिर कब फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये सभी लोगों के साथ है, इस समय आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है। देखिए अगर आप थोड़ी भी हड़बड़ी करेंगे या फिर चाहेंगे कि रिजल्ट तुरंत एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट आ जाए और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, फटाफट 1 या 2 महीने में ख़त्म हो जाए, तो ये प्रोसेस इतने जल्दी नहीं होगा। देख लीजिए लॉकडाउन की वजह से आप लोग जानते हैं सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और डेफिनेटली इस ड्यूरेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा DFCCIL का। तो निराश ना हो, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग के पास समय है। देखिए नया सब्जेक्ट है आप सभी लोगों के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। तो ये सब आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को टाइम अच्छे से मिलेगा तो आप इस चीज़ को और अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, खुशी खुशी पढ़िए, निराश ना हो बिल्कुल भी। डीमोटिवेशन का फैक्टर तो आप लोगों की लाइफ में कभी आना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोगों को वो सिलेक्शन ले करके ही हार नहीं माननी है तब तक के, और जब तक आप सिलेक्शन ना लें आप लोगों को हार नहीं माननी है, ठीक है। तो बने रहिएगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को, देखिएगा पढ़ करके। और अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बहुत सारे लेक्चर हमारे आ गए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब आइए, आई थिंक ये पूरा डेफिनेशन और ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितने टाइप्स का होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि CRM के कितने टाइप्स हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन A 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन B C D, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ CRM, 3 टाइप के CRM हम पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से CRM हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहला स्ट्रेटेजिक CRM, अभी बस नाम सुनिए, मैं एक एक करके आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगी, ठीक है। सेकंड ऑपरेशनल CRM और थर्ड एनालिटिकल CRM। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक CRM क्या होता है, ऑपरेशनल CRM क्या होता है, एनालिटिकल CRM क्या होता है। फिर हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक CRM क्या है, देखिए इट इज़ अ कोर कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट एम्स एट विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर। कुछ नहीं है, एक मार्केट ये स्ट्रेटेजी है, कोर कस्टमर बिजनेस स्ट्रेटेजी है दैट एम्स एंड विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जीत लेना, यानी कि आप लोग उसको इतना अच्छा सर्विस, इतना अच्छा प्रोडक्ट दिए हैं कि आप लोग मतलब मन मोहित हो गया है वो कस्टमर और बार बार वो आपसे ही परचेज करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के सामने, जैसे आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आप लोग बहुत सारे कपड़े की दुकान देखते हैं, रिलायंस ट्रेंड देखते हैं, आप लोग बिग बाज़ार देखते हैं, आप पेंटलून्स देखते हैं, आप और भी बहुत सारे विशाल मेगा मार्ट या बहुत सारे ऐसे आप देखते हैं। तो वहाँ पर जैसे आप लोगों को बहुत अच्छा क्वालिटी, अच्छा रेट और अच्छी सर्विस देते हैं, आप हमेशा उनसे ही सोचेंगे कि आप उनसे परचेज करें आइटम, कपड़े या जो भी चीज़ परचेज करते हैं। तो ये एक कोर कस्टमर बिजनेस स्ट्रेटेजी है
एम्स एट विनिंग एंड कीपिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर, अपने कस्टमर को मेंटेन करके रखना। अब देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है, बस इतना समझ में आया आप लोगों को। सेकंड आता है, देख लीजिए ऑपरेशनल सीआरएम। तो ऑपरेशनल सीआरएम क्या है? ऑपरेशनल सीआरएम फोकसेस ऑन द ऑटोमेशन ऑफ कस्टमर फेसिंग प्रोसेसेस सच एज सेलिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ऑपरेशनल सीआरएम। इसमें क्या करते हैं? इसमें ऑटोमेशन पार्ट होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर DFCCI का 2018 का एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया होगा आप लोगों को, SFA का फुल फॉर्म आप बताइए, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। इसी को ही हम बोलते हैं ऑपरेशनल सीआरएम को, जो अब हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो वो क्या होता है? वो मेनली सेलिंग और मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस पे फोकस्ड रहता है। डिटेल में हम बात करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं एनालिटिकल सीआरएम। तो एनालिटिकल सीआरएम, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म कस्टमर रिलेटेड डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट फॉर इधर स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल पर्पस। देखिए एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? पूरी चीज़ें को अच्छे से एनालिसिस करके कस्टमर को, किस टाइप के हैं आपके कस्टमर, रिच है, पुअर है, मीडियम ग्रेड के हैं, कितने का वो सामान मंगाते हैं, इन जनरल एवरेज उनकी परचेसिंग क्या है मंथली, और ईयरली कितना परचेज कर पाते हैं वो। तो ये सब डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस करना कि किस टाइप के उनके कस्टमर हैं, तो और उसको क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग में। क्योंकि कस्टमर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर मैं डिस्कस करूं कस्टमर के बारे में, तो देखिए कस्टमर हमारे 4 टाइप के मेनली होते हैं। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर करूँ वांट, यानी कि इच्छा रखते हैं खरीदने की, देख लीजिए यहाँ पर है हमारा वांट, और इस तरफ है हमारा मनी, ठीक है। तो 4 टाइप के हमारे मेनली कस्टमर होते हैं। देखिए कैसे, एक बार ब्रीफ में बताना चाहूँगी। पहले कस्टमर ऐसे होते हैं जो क्या देखते हैं, मनी होता है, उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन खरीदने की इच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है। पैसा है लेकिन खरीदना नहीं चाहते हैं। एक टाइप के ये कस्टमर हो सकते हैं। दूसरे कस्टमर पैसा भी नहीं है, खरीदना भी नहीं चाहते हैं। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो खरीदेंगे कैसे? ऐसे भी कस्टमर होते हैं। तो ये बहुत डेंजरस कस्टमर होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए कंपनी को, अगर उनका प्रॉफिट देखना है तो। थर्ड, मनी नहीं है, पैसे नहीं है लेकिन खरीदना चाहते हैं, यानी कि ड्रीम बड़ा है लेकिन पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कस्टमर हो सकते हैं। तो अभी हम एज अ स्टूडेंट अगर हम देखेंगे तो हमारी देखिए इच्छा बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होती है। तो क्या होता है, इच्छाएं तो बहुत हैं, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, बड़ा आईफोन खरीद लूँ, या फिर अगर कोई है, अगर अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता है तो ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं। तो इस टाइप के कस्टमर भी होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसीलिए आप जॉब लगाइए अच्छा फटाफट, और अच्छे कस्टमर आप बनिए। तो देखिए, और थर्ड टाइप के कस्टमर होते हैं, मनी भी है और ख़रीदना भी चाहते हैं। तो इस टाइप के 4 कस्टमर होते हैं, और आप लोगों को इस कैटेगरी में आना है, पैसे भी हैं, खरीदना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी में आना है, और इन्हीं 4 टाइप के कस्टमर है। तो इन पे पूरी स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है, और बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, कस्टमर का एनालिसिस करते हैं, फिर वो आगे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, कि किस टाइप के कस्टमर को टारगेट किया जा सकता है इन फ्यूचर। ये हो गया इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ CRM। अब देखिए पहला आता है स्ट्रेटेजिक CRM। तो स्ट्रेटेजिक CRM में मैंने जैसे कि बताया, This strategic CRM is mainly focused upon the development of a customer-centric business culture dedicated to winning and keeping the customer by creating and delivering value better than competitor। यानी कि जीता जाता है, दिल जीत लिया जाता है कस्टमर का इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस दे करके, ताकि वो मेंटेन करके रखे और अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा सामान, ज़्यादा अच्छा सर्विस दे करके उन्हें पूरे हमेशा बनाए रखते हैं एक रिलेशनशिप। जैसे कि फिर से मैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देखती हूँ।
तो अगर आप अमेज़न से परचेज़ करते हैं और उनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है और होती भी बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली क्या है, आप फ्लिपकार्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे जब तक वो सामान अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए कुछ डिस्काउंट दे देता है कई बार अमेज़न, या फिर कुछ कूपन कोड लगा दिया जाता है, या फिर कुछ कैशबैक आ जाते हैं। तो इस टाइप के स्कीम चलते रहता है ताकि उनके कस्टमर अच्छे से मेंटेन हो सके, और ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, मैनी बिजनेस क्लेम टू बी फोकस, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर लीड, कस्टमर फोकस्ड और कस्टमर ओरिएंटेड, बट फ्यू आर। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर कोई भी कंपनियां होती हैं वो मेनली ये फोकस करती हैं कि कस्टमर फोकस्ड हो या कस्टमर ओरिएंटेड हो, लेकिन वही कंपनी चल पाती है जो एक्चुअल में ऐसी होती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो स्टार्टिंग में तो ठीक होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उनका डाउनफॉल हो जाता है क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होते हैं। उसके बाद जो कोटलर नाम के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ये 3 बिजनेस ओरिएंटेशन बताया कि इस तरीके के कंपनीज हो सकते हैं। किस तरीके के, देखिए मेनली 3 टाइप के कंपनी हो सकते हैं। एक्चुअली मैं कहूँ तो 4 टाइप के। एक तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, सेकंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, थर्ड सेलिंग ओरिएंटेड होते हैं, और एक फोर्थ होता है कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जो हमारे कोटलर नाम के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बताया कि जो बिजनेस ओरिएंटेशन होता है, बिजनेस होता है, वो मेनली 3 टाइप से होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेलिंग ओरिएंटेड, और एक और होता है कस्टमर ओरिएंटेड। वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, किस टाइप की कंपनी इसके अंदर आती है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये हम लोग का फर्स्ट जो कंपनी है वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी। इस कंपनी में मेनली क्या होता है, प्रोडक्ट को देखा जाता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ बिजनेस बिलीव दैट कस्टमर चूज प्रोडक्ट विद द बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड डिजाइन ऑफ फीचर्स। तो हमेशा कस्टमर, अगर मैं एज अ कस्टमर हूँ या आप एज अ कस्टमर हैं, तो हमेशा आप लोग क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, डिज़ाइन, फीचर्स कहते हैं। जैसे आप एक मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं, मोबाइल स्टोर में जाते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं कोई भी उसका मॉडल देख करके या सुंदर दिख रहा है उससे आप लोग नहीं करते हैं। सुंदर एक बात की बात है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसा है, बैटरी कैसी है, फीचर्स कैसा है, पूरे कितने रैम रोम, ये सब कुछ देखते हैं। कैमरा कैसा है, उसका कितना मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा कैसा है, बैक कैमरा कैसे है, उसके साइज कितना है स्क्रीन का, ये सब चीज़ आप देखते हैं। हर एक चीज़ देखते हैं, क्वालिटी से लेकर के उसका परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड इसी को कहते हैं जब आप मेनली प्रोडक्ट पे फोकस्ड रहते हैं। तो जो बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, क्योंकि उनको कस्टमर के बारे में उतना आइडिया होता नहीं था, तो इसीलिए प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस टाइप की अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो इस फर्म में, इस टाइप की कंपनीज या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ कॉमन फॉर द कस्टमर वॉइस टू बी मिसिंग व्हेन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग, सेलिंग और सर्विस डिसीजन आर मेड। तो इस टाइप की कंपनी जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहते हैं उसमें कस्टमर को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनका कुछ नहीं देखा जाता है मार्केटिंग, सेलिंग और सर्विसेज में। ठीक है, इस टाइप की भी कंपनी होती है। लिटिल या फिर नो कस्टमर रिसर्च इज कंडक्टेड, बहुत ही कम या फिर मैं कहूँ कि नहीं के बराबर कस्टमर रिसर्च की जाती है इस टाइप की कंपनी। और देख लीजिए, ये मैं रेड से मार्क करके रखी हूँ। ठीक है, तो इस टाइप की जो कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन बिजनेस इज एप्पल। जो एप्पल कंपनी है वो इस टाइप का प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहती है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, एप्पल का होता है आईफोन होता है, आईपैड होता है, आईपॉड होता है, मैकबुक होता है, इस टाइप के ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं। और इसमें क्या होता है, मेनली प्रोडक्ट बेस्ड होता है। ठीक है,
प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, क्वालिटी आप देखेंगे अगर, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लाजवाब होता है। और ये सब जानते हैं कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट बेहतरीन होता है, बेहतरीन से बेहतरीन इसका परफॉर्मेंस होता है। तो मेनली ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। कस्टमर को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था जब आईपैड आया था। जैसे कि ये देखिए, एप्पल हैज़ क्रिएटेड ह्यूज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट कस्टमर डिड नॉट नो दे नीडेड, फॉर एग्जाम्पल आईपैड। तो आईपैड की ज़रूरत महसूस भी नहीं थी, पता भी नहीं था, लेकिन इन्होंने ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया और फिर ह्यूज डिमांड होने लगी, ठीक है। लेकिन इस टाइप के जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, दे आर टू कॉस्टली फॉर मैनी कस्टमर। हम जानते हैं कि हम एप्पल का आईफोन अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग खरीद सकते होंगे, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ, जो कस्टमर है उनके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो ये होता है आप लोगों का पूरा कस्टमर, ठीक है। तो ये होता है पूरा कस्टमर नहीं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस होता है, ठीक है। और एप्पल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इस टाइप की कंपनी या फिर इस टाइप के बिजनेस का, ठीक है, जहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है प्रोडक्ट का। अब आया एक एप्पल नाम की कंपनी आया। उस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोगों को। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है DFCCI 2018 एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंपनीज यूज द टैगलाइन थिंक डिफरेंट। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन 3 फेसबुक, ऑप्शन 4 गूगल। और यहाँ पर जिन्होंने भी ये आंसर लगाया है बिल्कुल करेक्ट है एप्पल का। तो इसी तरीके से आप लोगों को टैगलाइन मालूम होनी चाहिए। और क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को एप्पल के बारे में, हो सकता है आप लोगों से कुछ और डेटा इस साल पूछ ले, तो आइए अबाउट एप्पल कंपनी हम देख लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द एप्पल कंपनी। ये हो गया एप्पल कंपनी। अगर मैं बात करूँ ये फाउंडर कौन है इनके, तो स्टीव जॉब्स का नाम आई थिंक आप सभी लोग सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो देख लीजिए। स्टीव जॉब जो नामक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका फाउंड किया, खोजा, एप्पल का नाम की कंपनी का सेटअप किया, और वो उनके साथ मिल करके स्टीव वॉजनेक एंड रोनाल्ड वेन, ये 3 व्यक्ति हैं, इनके साथ मिल करके इस कंपनी को खोजा। और मेनली अगर आप लोगों को ये नाम याद रखना है, स्टीव जॉब्स, एटलीस्ट ये नाम याद होना ही चाहिए। और अगर इसके सीईओ की बात करूं, क्योंकि सीईओ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप लोगों के क्वेश्चन में पूछता है, तो टीम कुक इनके सीईओ हैं एप्पल कंपनी के। और ये 1 अप्रैल 1976 दैट इज 1 अप्रैल 1976 में फाउंड किया गया। किसके द्वारा? इन तीनों व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। और इनका चेयरमैन अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट के बारे में बता रही हूं, आर्थर डी लेविंसन। तो आप क्या करिए, ए से एप्पल और ए से आर्थर याद कर लीजिए। टीम कुक, तो कुक यानी कुछ खाने से रिलेटेड है, तो एप्पल को खाया जाता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, एक शॉर्टकट बढ़िया सा तैयार हो गया, ठीक है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स हैं और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद है कि आप अपने पेन और कॉपी निकाल करके बैठे होंगे और नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे जो भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। आने वाले लेक्चर में और अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करूँगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बने रहिए और अच्छे से देखिए वीडियो को, और जो भी अगर आप लोगों को डाउट है वो कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब देख लीजिए, ये आ गया थिंक डिफरेंट। तो एप्पल का ये क्या है, एप्पल का ये लोगो है, और थिंक डिफरेंट टैग लाइन है एप्पल कंपनी की, ठीक है। तो इतना नॉलेज, इतना आप लोगों को एटलीस्ट पता होना ही चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने देख लीजिए स्क्रीन में आप लोगों को कहा कि एप्पल की बहुत सारी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, मैक हो गया, ठीक है। आईपैड यानी कि हम लोग जो यूज़ करते हैं टैबलेट, उसको कहते हैं। आईफोन आप लोगों को पता ही है। आईपॉड जो हम लोग गाना वाना सुनते थे पहले में, लेकिन ये एप्पल का ऐसा प्रोडक्ट था कि उतना सक्सेस नहीं हो पाया आईपॉड का। और हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू, एप्पल की जितने भी प्रोडक्ट है उसके एग्जाम्पल के थ्रू
एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका DFCCI में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेंट बताता है BCG मैट्रिक्स। बॉस्टन नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे डिस्कस करेंगे BCG मैट्रिक्स, ठीक है। और मैकबुक है, तो जैसा आप लोगों को पता ही है, लैपटॉप्स वगैरह बहुत आते हैं और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। ये प्रोडक्ट इनके सारे अच्छे होते हैं। और ये हो गया आप लोगों का आईफोन, जो आई थिंक आप सभी लोग जितने भी लेक्चर और जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उनकी ज़रूर इच्छा होगी कि आईफोन हो आपके पास। और आप बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया सैलरी लेकर के आइए और ज़रूर आई विश आप लोगों की इच्छाएँ पूरी हो, आप लोगों के ड्रीम्स पूरे हो, तो आप अपना खुद का नाम रोशन करें ही, आप अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें और साथ ही साथ मेरा नाम भी रोशन करें। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर मेरे चैनल से कोई बच्चा निकल करके आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। फिर आप लोगों को मौका दिया जाएगा मिलने का और बात करने का। तो आइए आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें 4 कंपनी है, अमेजन, एप्पल हमने डिस्कस कर लिया, अमेजन, फेसबुक एंड गूगल। तो ये भी कंपनी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अबाउट अमेजन कंपनी, तो अमेजन जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो आप लोगों को ये सुंदर सा अमेजन का ये दिखता है, स्माइल टाइप से ये दिखता है। तो ये इसका सिंबल है अमेजन का। और अमेजन एक आप लोगों को पता है रिवर का नाम है, अमेजन रिवर। और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि अमेजन का क्या स्थान है पूरे वर्ल्ड में रिवर के, इन टर्म्स ऑफ रिवर। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका देखिए फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फाउंडर कौन है इनके, जेफ बेजोस है। 5 जुलाई 1994 में इन्होंने ये कंपनी को सेटअप किया था, फाउंड किया था। और उनके प्रेसिडेंट, CEO और चेयरमैन, अगर मैं तीनों ही बात करूं, प्रेसिडेंट, CEO एंड चेयरमैन, तो ये सेम पर्सन है, जेफ बेजोस, और इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोगों ने अमेजन देख लिया तो फ्लिपकार्ट भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फ्लिपकार्ट कंपनी के CEO कौन है और फाउंडर कौन है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ये अमेजन हम लोगों ने देख लिया। अब आइए गूगल कंपनी भी देख लेते हैं फटाफट। तो अबाउट गूगल अगर मैं बात करूं तो देखिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गूगल के बारे में हम एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके फाउंडर कौन है। तो लैरी पेज का नाम आप सभी सुने होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं सुने हैं तो देख लीजिए। ये कंपनी जो हम गूगल यूज़ करते हैं रोज़ हर अपने डे टू डे लाइफ में, तो इस गूगल कंपनी के फाउंडर जो हैं वो लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन है। और दोनों मिल करके ये कंपनी का फाउंडेशन रखे थे 4 सितंबर 1998 को। और हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया, US में। सुंदर पिचाई, सबको ही आप लोग जानते होंगे इनका नाम। तो ये CEO हैं गूगल के। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अल्फ़ाबेट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, रिसेंट न्यूज़ रहा था इसका। तो ये पेरेंट कंपनी है गूगल की, और इनका भी CEO सुंदर पिचाई को बना दिया गया है, रिप्लेसिंग लैरी पेज। लैरी पेज पहले थे और अब हो गए हैं अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है या फिर सब्सिडरी कौन सी है। तो आप कहेंगे अल्फ़ाबेट सिंपल। और इनका CEO कौन है, सुंदर पिचाई है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गूगल के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है लास्ट फेज। इसके बाद ये देख लीजिए, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं गूगल क्लासरूम, जो अभी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जीमेल जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, गूगल मैप रोज़ हम लोगों का ये सब चीज़ है यूज़ करना। गूगल ड्राइव में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा डेटा स्टोर है करना है हमें, तो हम इसमें स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा सेव रहता है, इसमें आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ता है और इसे हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। और फिर आता है गूगल ट्रांसलेट करता है। यूट्यूब हम रोज़ यूज़ करते हैं। गूगल अर्थ सैटेलाइट इमेजरी ये कम यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल बुक्स तो हम पढ़ते ही नहीं है ज़्यादा, तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है।
गूगल प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ये सब यूज़ नहीं करते। हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, मैप्स यूज़ करते हैं। उसके बाद ये क्या है, स्टेडिया क्लाउड गेमिंग सर्विस। तो पता नहीं लड़के लोग शायद यूज़ करते होंगे, हम लोग तो यूज़ नहीं करते हैं। और फिर गूगल डॉक्स ऑनलाइन क्लाउड्स ऑफिस सूट कर लेते हैं कभी कभी। गूगल आर्ट एंड कल्चर नहीं यूज़ करते। गूगल फोटोज़ यूज़ करते हैं। गूगल डीओ आजकल बहुत चलता है तो यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगर, गूगल पॉडकास्ट, गूगल न्यूज़ तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो अच्छा हो जाता करंट अफेयर, ठीक है। गूगल शॉपिंग कम यूज़ करते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिंत्रा यूज़ करते हैं कपड़े खरीदने के लिए, और लड़कियां तो सारा हमेशा मिंत्रा में ही लगी रहती हैं, ठीक है, और मैं भी देख लेती हूँ कभी कभी। उसके बाद होता है गूगल वन नहीं यूज़ करते हैं। गूगल कीप नोट्स। तो देखिए कितने सारे गूगल के ये आप लोगों के वेब बेस्ड सर्विस हैं जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं, और ये अपना सर्विस एज इट इज़ मेंटेन करके रखता है। तो गूगल और सर्च और यूट्यूब जो है वो मोस्टली सर्च किया जाता है। पता नहीं कितने सारे लोग इसको रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये सर्विस भी एज इट इज़ मेंटेन करके रखता है। गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। अबाउट फेसबुक कंपनी। तो फेसबुक कंपनी के बारे में मैं ज़रूरी नहीं समझाना, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि गूगल के सीईओ कौन है, तो फेसबुक के सीईओ कौन है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फेसबुक के सीईओ कौन है, और फिर जो भी बताएगा उसका मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लूँगी, ठीक है। जैसा कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL में किया करती थी। तो इससे क्या होता है, आप लोगों का मोटिवेशन बना रहता है, और साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है। अब आइए देख लेते हैं सेकंड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो बिजनेस है वो क्या करते हैं। देखिए प्रोडक्शन बेस्ड जो कंपनियां हैं, प्रोडक्शन पे मेनली वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे सीक टू ऑफर द कस्टमर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, टाइम एंड एफर्ट। ये जो हम छोटे छोटे कस्टमर होते हैं बहुत सारे, जो रोज जो मतलब बहुत सारा खरीदारी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लो प्राइस की तरफ भागते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और सर्विस लो प्राइस का हो तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो अट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं चाइना का प्रोडक्ट देखूं तो उसमें क्या होता है, उनकी प्राइजेस कम होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है बहुत ही कम प्राइस में बहुत ज़्यादा मार्केट फैला करके रखा है, ठीक है। तो चाइना का प्रोडक्ट तो हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो है मेन दे स्ट्राइव टू कीप दी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, एंड दे फोकस देयर इनोवेशन ऑन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे लोग जुड़ते जाएं, कस्टमर जुड़ते जाएं। इस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड। दे टेंड टू सर्व कस्टमर हु वांट गुड इनफ लो प्राइस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़े कम प्राइस का होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जो भी कंपनी डील करती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस। एग्जाम्पल क्या है, आइए देख लेते हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस चूज नॉट टू बिलीव द कस्टमर हैव अ यूनिक वांट्स और डिमांड। इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो ये सोच के नहीं चलते हैं कि कस्टमर के कोई यूनिक या डिमांड या फिर नीड होंगे। सिंपल उनका डिमांड ये होता है कि प्रोडक्ट ठीक ठाक काम करना चाहिए, और उनका जो क्वालिटी है वो ठीक रहना चाहिए, लेकिन बजट उनका लो रहता है, कम प्राइस का होना चाहिए, सर्विस ठीक ठाक देनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू बी हाईली प्रॉफिटेबल बाय बीइंग लोएस्ट कॉस्ट बिजनेस प्लेयर। तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होते जाते हैं और बल्क में आ जाते हैं। तो जो भी ये बिजनेस है, कंपनी है, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि बल्क में सामान खरीदा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट का नाम आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे। वॉलमार्ट कंपनी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है, ग्रॉसरी आइटम प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी हमारी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। आई थिंक 1962 में ये बनी थी कंपनी, और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए देखिए, वॉलमार्ट कंपनी का जो मेन पहले जो टैगलाइन था वो ये था, ऑलवेज लो प्राइस। अब आप देखिए टैगलाइन से ये दिख रहा है कि ऑलवेज लो प्राइस, यानी कि मेनली फोकस किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कस्टमर हो लेकिन प्राइसेस कम रखी जाए प्रोडक्ट की। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये टैगलाइन चेंज करके नया टैगलाइन ला लिया, सेव मनी लिव बेटर। फिर से यही पैसे की ही बात की जा रही है इस टाइप के बिजनेस में।
यानी कि मनी सेव करें। यानी कि क्या होता है कि कम प्राइस में हम दे रहे हैं तो आप अपना मनी सेव कर सकते हैं। बहुत महंगे चीज़ में इन्वेस्ट ना करके आप छोटी छोटी जो कम प्राइस के प्रोडक्ट हैं उसमें इन्वेस्ट करें। क्वालिटी भी ठीक ठाक रहेगी, सर्विस भी ठीक ठाक रहेगा, काम चल जाएगा। ठीक है, लिव बेटर, खुश रहें। और ये इसका सिंबल है वॉलमार्ट का। अब आइए फाउंडर देख लेते हैं। तो फाउंडर क्या है, ये वॉलमार्ट की जो फाउंडर है वो सैम वेल्ट-ऑन है। आई थिंक यहाँ से ही आया है वॉलमार्ट। जैसे डीमार्ट होता है, डीमार्ट आप लोग आई थिंक आप सभी लोगों के एरिया में मोस्टली रहता है, या फिर रिलायंस मार्ट रहता है, या फिर इजी डे रहता है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, डिस्काउंट भी देते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे डीमार्ट में आप देखते हैं तो हर एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट, हर एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट। और डीमार्ट अपना खुद का भी निकालती है, डीमार्ट प्रीमियम। तो उसमें सामान में बहुत सारे डिस्काउंट देते हैं। तो उससे क्या होते हैं, जब लॉकडाउन नहीं था तो आप देखेंगे कि डीमार्ट या बिग बाजार बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगे रहते थे ग्रॉसरी आइटम के लिए। तो इस टाइप के बिजनेस को कहा जाता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। और चेयरमैन कौन है वॉलमार्ट के, ग्रेग पेनर। वॉलमार्ट के प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है, डॉग मैकमिलन। तो आई थिंक ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को एक दो नाम चीज़ें याद होनी चाहिए। आइए अब देख लेते हैं सेल्स ओरिएंटेड। सेल ओरिएंटेड में देख लीजिए, नाम से ही समझ में आ रहा है सेल्स ओरिएंटेड। जो सेल बिजनेसेस हैं, मेक द assumption that if they have invest enough in advertising, public relation and sale promotion, customers will persuaded to buy। मतलब क्या है, इतना ज़्यादा प्रमोशन में, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए हैं, जगह जगह बैनर लगा दिया गया, एडवर्टाइजमेंट लगा दिया गया है। अगर आप YouTube खोलते हैं उसमें आप एड्स आते रहते हैं तो वहाँ लगा दिया गया। इतने ज़्यादा प्रमोशन, इतने ज़्यादा अच्छे से पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि पहले के जब आप 90s के एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, 2-2 मिनट के बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट होते थे। तो उससे क्या होता है, कस्टमर ऑटोमेटिकली परचेज करना चाहता है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस टाइप के बिजनेस को कहा जाता है सेल ओरिएंटेड। लास्ट आता है, देख लीजिए, कस्टमर और मार्केट ओरिएंटेड। तो ये कंपनी मेनली कस्टमर ही ओरिएंटेड रहती है। कस्टमर इनका मेन फोकस रहता है। कस्टमर की डिमांड क्या है, नीड क्या है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, किस टाइप का कस्टमर है, कितने रुपए लगा सकता है, कितने इन्वेस्ट करता है। हर एक किस टाइप का कस्टमर है, छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है, या कोई बूढ़ा है, या लेडीज़ है, या कोई जेंट्स है। तो पूरा कस्टमर ओरिएंटेड रहता है। अगर कोई लेडीज़ हैं तो उनमें फैशन रिलेटेड चीज़ें दिखाएगी, लाइक क्लॉथिंग दिखाएगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो इस टाइप के कस्टमर और या मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं 4th टाइप के। ठीक है, और अगर कोई जेंट्स है तो अगर मेनली फिटनेस ओरिएंटेड है तो पूरा फिटनेस की चीज़ें दिखाई जाएंगी। और अगर कोई खाने वाला, किसी को बहुत ज़्यादा खाने वाने की इच्छा होती है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। तो यही सब होता है। अब देख लीजिए, मैं ये चाहूँगी कि एक आप इतना सारा मैंने जो समझाया है स्ट्रेटेजिक CRM, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड एंड कस्टमर ओरिएंटेड बताया, 4 चीज़ें। उसका एप्लीकेशन कहाँ पर आया था, तो स्ट्रेटेजिक CRM एट होंडा ऑस्ट्रेलिया। होंडा कंपनी आप सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेटेजिक CRM अपना करके अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर लेके गए थे और ग्रोथ रेट इनका बहुत ही बढ़ गया था। आइए जानते हैं कैसे। तो आप लोग को सबको पता है कि जो होंडा मैन्युफैक्चरिंग करती है, लार्ज रेंज ऑफ मोटरसाइकिल है, पावर इक्विपमेंट है, मेराइन प्रोडक्ट है, और होंडा की बाइक बेहतरीन होती है, हम सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लिए ही ज़्यादा फेमस है। ये कंपनी के बारे में सबको ही सुना होगा, होंडा कंपनी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो जो ट्रेडिशनल वे था वो अप्लाई करते थे, लेकिन जैसे इन्होंने CRM अप्लाई करना शुरू किया तो इन्होंने ये देखा कि जो फ्लो ऑफ डेटा है कुड हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है, मैं आगे आप लोगों को समझाती हूँ। इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी अपनाई, कस्टमर फॉर लाइफ, और डेटा को इकट्ठा करना शुरू किया एज अ होल ऑफ कस्टमर व्यू। पहले क्या करते थे, अलग अलग कस्टमर रहते थे और अलग अलग पूरे डिपार्टमेंट रहते थे, सबका इधर उधर इन्फॉर्मेशन रहता था। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग कस्टमर का रहता था और उतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी कस्टमर की। लेकिन स्ट्रेटेजिक CRM के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, इंटीग्रेट करना शुरू किया
और कस्टमर रिलेटेड जितने भी डेटा है वो क्या किए, स्प्रेड शीट होता है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, उसमें कस्टमर का पूरा जानकारी होता है कि ईमेल क्या होता है, नंबर क्या होता है, एड्रेस क्या है और किस टाइप के कस्टमर हैं, कार खरीदना पसंद करते हैं या फिर टू व्हीलर खरीदना पसंद करते हैं। इस टाइप के कस्टमर के पूरे इन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और ये प्रोवाइड हुआ बहुत सारे एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना लिया। Salesforce.com सप्लाई करता है, लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने पूरा डेटा इकट्ठा करके फिर जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें सब में एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया CRM नाम का। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट को देने के बजाय एक सिंगल क्लाउड में स्टोर कर दिया। सीधे से मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेनली कस्टमर के टच पॉइंट में आ गए, कस्टमर का पूरा डेटा इकट्ठा इन्होंने करना शुरू किया और जो भी सर्विस प्रोवाइड करते थे उसका फीडबैक लेना शुरू किया। देख लीजिए यहाँ पर कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन गारंटी फॉलोअप बाय नेगेटिव कमेंट्स। कोई अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उसको क्या किया, उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की। और जो कंप्लेंट्स आते थे वो क्या होते थे, फ्रॉम मंथ्स टू मिनट होते गए, कन्वर्ट कम होते गए। ठीक है, जो बहुत लिस्ट आता था पूरे कंप्लेंट का वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो इस तरीके से होंडा कंपनी ने ये चीज़ को फॉलो किया, CRM को, कस्टमर से एक रिलेशनशिप मेंटेन करके, इंटरेक्ट करके, उनका डेटा इकट्ठा करके और उन्हें बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की और फीडबैक लेते रहे इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये हो गया ऑल अबाउट और ये स्ट्रेटेजिक CRM। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, Salesforce.com से आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट CRM कंपनी है और Salesforce के फाउंडर चेयरमैन का नाम पूछा गया है। तो जेफ बेजोस का नाम मैंने बता दिया था, अमेजन की है। लैरी पेज का मैंने बता दिया था कौन सी कंपनी की है, ये आप बताइए। इलॉन मस्क के बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। और ये जो कंपनी है Salesforce.com की, वो है मैक बेनियोफ, ये इनके फाउंडर चेयरमैन हैं इस कंपनी के। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये आंसर दिया है वो गलत है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों से ये गलती हो, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए मैं चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को जितने ऑर्गेनाइजेशन है कस्टमर रिलेशन के या फिर नॉर्मल ITs कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सबका इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास हो। अब लास्ट आता है इलॉन मस्क। तो इनका भी नाम आप बहुत ही ज़्यादा सुने होंगे, अभी ये बीच में न्यूज़ में भी आए थे एक आध साल पहले। तो ये कौन है देख लेते हैं। इलॉन रीव मस्क इनका पूरा नाम है। ही इज़ द फाउंडर, CEO एंड चीफ इंजीनियर एट SpaceX। ये जो कंपनी है बीच में अभी न्यूज़ में एक आध साल पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थी। तो इन्हीं के ये फाउंडर और CEO हैं। और ये ब्रांड आर्किटेक्चर जो टेस्ला कंपनी है उसके भी ये CEO हैं, फाउंडर है बोरिंग कंपनी के। तो इस कंपनी का नाम हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन टेस्ला और SpaceX की कंपनी का नाम सुने हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। और इसमें मेन जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दी। उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो ऑपरेशनल CRM के बारे में बात करेंगे और एनालिटिकल CRM के बारे में बात करेंगे। उसमें हम सेल्सफोर्स ऑटोमेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और लास्ट आगे हमें और क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है आगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो देखिए ये पहली क्लास थी, इसीलिए इंट्रोडक्शन देना इतना ज़्यादा ज़रूरी था। आगे हम और भी चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, सेशन बेहतरीन लगी, कंटिन्यू रखना है अच्छे से क्लासेस को, तो आप कमेंट करिए कि कैसी लगी आप लोगों को क्लासेस। ठीक है, तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अच्छा लगे वीडियो तो फिर से कहूँगी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 10K का टारगेट मेरा पूरा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।